नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली पर आधारित विषयों पर बातचीत करते हैं। जो विषय हमारे जीवन पर आधारित हैं, उन विषयों को इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं खास विषय पर, और आज का विषय है जल संरक्षण। और इस विषय की शुरुआत हम इन पंक्तियों के साथ करना चाहेंगे। जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, पर्यावरण से ही ये धरती है और इस धरती से ही हम आप सभी हैं। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं डॉक्टर रुचि बडोला जी, जो कि डीन हैं फैकल्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। आज जैसा कि हमने शुरुआत ही करी है कि जल है तो जीवन है, पर्यावरण है और जल ही आधार है जीवन का। मैम, तो सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण से क्या हम समझें, अभिप्राय क्या है? देखिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बुनियादी प्रश्न पूछा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 1% से कम जो है मीठा पानी या फ्रेश वाटर जो हमारे लिए उपलब्ध है। वैसे तो 3% माना जाता है कि पृथ्वी में फ्रेश वाटर है, लेकिन लगभग 2% जो है वो तो हमारे आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में और ग्राउंड वाटर में सब बंद है। तो हमें उपलब्ध इतना ही है। तो सोचिए कि जो विश्व में जो हमारा जीवन है धरती पर, वो सारा निर्भर करता है इस 1% पानी के स्रोत पे, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड्स हैं। और उसके लिए जो आपने प्रश्न पूछा कि जल संरक्षण क्या है, तो मेरे हिसाब से तो जल संरक्षण वही है जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, कि किसी भी रिसोर्स को, पानी के किसी भी रिसोर्स को, फ्रेश वाटर के कैसे मेंटेन रखना है, कैसे उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ताकि आज हम उसको यूज़ कर सकें और वो भविष्य के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो। क्योंकि हम ये बात, एक कहावत है पुरानी जिसमें कहा जाता है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो आज वाटर स्ट्रेस के ज़माने में, जबकि तकरीबन पूरा ही विश्व और हमारे देश भी जो है वाटर स्ट्रेस कैटेगरी में आता है, जहाँ पर कि 1700 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति से कम पानी उपलब्ध है आज के दिन, और वो आगे के जो 2031 तक तो वो और भी कम हो जाएगा। तो उस केस में बहुत आवश्यक है कि हम इन सब चीज़ों से अपने को ये स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, और वो हर लेवल पे होता है वाटर कंजर्वेशन, वो सिर्फ पॉलिसी के लेवल पे नहीं है। पॉलिसी का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक हाउस होल्ड के लेवल पर, एक कम्युनिटी और सोसाइटी के लेवल पर क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वाटर कंजर्वेशन में आती हैं। बहुत ही सुंदर मैम आपने कहा। और भावी पीढ़ियों के लिए जल को संरक्षित करना, ये तो जल संरक्षण है। बहुत ही सुंदर मैम। जल संरक्षण के जो उपाय हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे उपाय जिनको अगर हम लाते हैं अमल में, तो निश्चित रूप से जल को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि डीन भी हैं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस की, और काफ़ी ऐसे विषय से जुड़ी हुई हैं जो आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं, इसके बारे में प्रोजेक्ट्स पर हम तब बात करेंगे। तो उपाय कौन कौन से हैं, खास तौर से इन जनरल वे अगर हम बात करें? जी देखिए, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोला कि जो जल के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जलीय जीवों पर। और ये मैं आपको, जो हमने पढ़ा और सुना है कि जीवन में जो पृथ्वी में पहला जीवन था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा, उसकी उत्पत्ति भी जल में ही हुई थी। और आज हम जो काम कर रहे हैं अपने संस्थान में, या जो आप कह रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हम आगे बात करेंगे, उसका जो मेन गोल है वो यही है कि जलीय जीवों का संरक्षण करना, क्योंकि वो सूचक हैं और किसी हद तक कारक भी हैं किसी भी एक वाटर के, फ्रेश वाटर के, या किसी भी इकोसिस्टम को बनाए रखने में। फिर रही बात स्ट्रैटेजीज़ की, जो जल संरक्षण के लिए हमारी क्या नीति या क्या रणनीति होनी चाहिए, वो अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर कंजर्वेशन जो है वो कई लेवल पर होता है। अगर आप बात करें तो भारत सरकार की तो पूरी मिनिस्ट्री है, जल शक्ति जो मंत्रालय है, उसने बहुत सारा जो रिसोर्सेज है और बहुत ही युद्ध स्तर पर पूरे देश के कोने कोने में कार्य हो रहा है उनकी विभिन्न स्कीम्स के द्वारा। और कुछ स्कीम्स का जो मैं नाम, जिनके साथ मैं भी कहीं कहीं पे जुड़ी हूँ और जो कि मैं बहुत करीब से देख चुकी हूँ, जैसे कि जल जीवन मिशन है, जिसमें कि हर घर नल, प्रत्येक घर में इस देश के पीने का पानी उपलब्ध कराना है। उसके अलावा अमृत प्रोग्राम है, जिसमें कि जितने भी टाउन्स हैं वहाँ पर एक क्वालिटी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धि कराना प्रत्येक घर को। उसके अलावा प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना है, जिसमें कि हर खेत में सिंचाई का जो है प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इतनी पॉपुलेशन हमारी है तो उसके लिए हमें फूड ग्रेन भी चाहिए। फूड ग्रेन के लिए हमको एक प्रॉपर इरिगेशन का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी होना चाहिए। उसके अलावा कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं। देन एक जो हमारे अभी एक पंचायती राज दिवस पर एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं कि मिशन अमृत सरोवर, जिसमें कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के 75 वाटर बॉडीज़ का रिजुविनेशन करा जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा जल शक्ति अभियान, कैच द रेन प्रोग्राम, जिसमें कि जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर के रीयूज़ और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन की बात करी गई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो सरकार ने लॉन्च करा है, सही फसल प्रोग्राम, जिसमें कि ये माना गया है कि जिस क्षेत्र की इकोलॉजिकल कंडीशंस को जो फसल मैच करती है वही उगानी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। लेकिन ये तो हुए सरकारी प्रोग्राम। हम एज इंडिविजुअल्स और हम एज अ सोसाइटी भी बहुत, क्योंकि हर चीज़ सरकार तो हमको नहीं करके दे सकती ना, जब तक हम सरकार के हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे और कदम से कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो इसमें हमारे प्रत्येक व्यक्ति का ये हमारा बोलना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ, कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को बहुत ही क्या बोलना चाहिए, एक कंजूसी से, मैं कंजूसी का वर्ड यूज़ ज़रूर करूँगी शब्द का, से उपयोग करें। क्योंकि अगर आज हम अपने घर में खुले रूप से पानी को जो है वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्स में छोड़ दे रहे हैं बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, और घर में पानी लीकेज हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो हम एक सोसाइटल रिसोर्स का डिप्लीशन कर रहे हैं जी। और हम एक इररिस्पॉन्सिबल सोसाइटल बिहेवियर कर रहे हैं। तो और एक तो चीज़ हमारे हाउस होल्ड में हो गई। उसके अलावा हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे कई तरह की आर्द्र भूमि होती है, छोटे छोटे वेटलैंड्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, मार्शेस होते हैं। उनका कंजर्वेशन करना, उनकी रेगुलर सफाई होना, उसमें जो जलीय जीव हैं, जैसे कि अगर मेंढक ही हैं या कोई मछली है या कोई भी चीज़, कोई पौधे हैं, उन सब का एक रोल है इकोलॉजी में, उन सब का एक रोल है इस वाटर कंजर्वेशन और रिजुविनेशन में। बिल्कुल। उसको समझ पाना और उसकी संरक्षण करना, ये भी हमारा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और जब हमारा ये इकोलॉजिकल चेंज जो है, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, उसको अगर हम मेंटेन रखते हैं तो ये जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, ये तो बचेगा ही, भावी पीढ़ी भी इसका प्रयोग करेगी और तभी तो जीवन यहाँ पर बचा रहेगा पृथ्वी पर। मैम, अब हम बात करते हैं, आपने अभी बताया भी है, वर्षा जल को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, इसकी क्या खास टेक्निक, क्योंकि वर्षा जल जो है वो नेचुरल वाटर जिस तरीके से हमें मिलता है, सिंचाई की बात करें, कृषि में बात करें या कहीं भी, तो इसका एक काफ़ी अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है जल संरक्षण में। जी देखिए, ये तो आपने सही बोला, क्योंकि वर्षा जल जो है वो करीब करीब 60 से ज़्यादा प्रतिशत हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। बिल्कुल। जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सोर्स है उस पर मोर देन 65% आई थिंक यही है, रेन वाटर है। और रेन वाटर हमारे देश में तो एक अच्छी, हमारा जो काफ़ी क्षेत्र हैं हमारे, वो अच्छे वर्षा के क्षेत्र हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे कई जो जगह हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया है, जो नेचुरल ग्रेडियंट्स था वो ख़त्म होते जा रहे हैं। रीफ, मतलब कहीं कहीं पे जो जंगल थे और जो इस तरह के पौधे, पेड़ पौधे थे जो कि नेचुरल रूप से जल का संरक्षण करते थे या रेन वाटर को अपनी रूट्स में रोकते हैं पेड़ और धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि विकास भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को रहते हुए इंडिविजुअल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपने घरों में, अपने संस्थानों में, अपने विद्यालयों में, कॉलेजेस में इस तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। और मैंने ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बहुत अच्छे अच्छे होटल्स देखे हैं जो कि रेन वाटर को ही वो हार्वेस्ट करके अपना पूरे जल का जो सिस्टम है और इवन अपने सीवेज वाटर को ट्रीट करके उसको बहुत अच्छे से रीयूज़ कर रहे हैं। तो छोटे छोटे और बहुत ही कम कीमत के बने हुए रेन वाटर पाइप्स और छोटे छोटे पर्कुलेशन टैंक्स के द्वारा अगर उनको फिल्ट्रेशन टैंक में पानी लाए, ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है,
2 टैंक जिसमें कि एक में वाटर इकट्ठा हो, एक में वो फिल्टर होके और दोबारा से हमारे टैंक्स में, ओवरहेड टैंक्स में जाकर और हमारे सिंचाई, धुलाई इत्यादि के कामों में उस पानी का रीयूज़ करा जा सकता है। कुछ पानी को उन पिट्स के, पर्कुलेशन पिट्स के द्वारा कुछ ग्राउंड वाटर में भी चला जाए। इसी तरह हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में चाल खाल की हम लोग बात करते हैं कि जिसके द्वारा हम लोग रेन वाटर को ग्राउंड के अंदर जाने की इनेबलिंग एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे बंड्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जो कि हम लोग छोटे छोटे स्तर पर अपने घर से लेकर, अपनी सोसाइटी से लेकर अपने अपने आसपास के क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैम यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम रिसाइकलिंग, रीयूज़, इसके माध्यम से जल को संरक्षित कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स पर। और आप क्योंकि गंगा प्रहरी, मैंने सुना कि आप जानी भी जाती हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रही हैं, निरंतर अच्छा कार्य कर रही हैं। तो नमामि गंगे जो एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है, इससे आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं और क्या इसमें हो रहा है, ये भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों के साथ में साझा करना चाहेंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ और गंगा का जो संरक्षण और गंगा को जो निर्मल और अविरल बनाने का काम है, यह तो भारत सरकार हमेशा से कर रही है। और हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, देश का ही क्या मैं कहूँगी कि पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, हर कोई हमारे देश की तरफ देख रहा है कि किस तरह से हम अपनी नदी जो गंगा है, जिसको हम माँ भी बोलते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ एक पानी का स्रोत ही नहीं है बल्कि हमारी धर्म, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारी इकोलॉजी और हमारी इकोनॉमी हर एक से जुड़ा हुआ है। तो हम किस प्रकार से इस नदी का संरक्षण करेंगे, और ये कार्य तो हमारी सरकार 1970 से गंगा एक्शन प्लान इत्यादि के द्वारा कर रही है। परंतु जब ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना हुई 2014 के आसपास, तो उस वक्त 2 नई चीज़ें इसमें जुड़ गई, गंगा के क्लेanलीनेस में भी और उसके रिजुविनेशन में भी। और ये क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो ये मानी गई और ये माना जाता है कि किसी भी नदी का संरक्षण, उसकी स्वच्छता करना एक दिन का काम नहीं है, एक बार का काम भी नहीं है। ये तो हमारे घर के जैसे है, हमें रोज़ इसकी सफाई करनी है। और ये सफाई करना हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी नीति, हमारे जो पॉलिसी है और हमारी आदतें और हमारी जीवन शैली की आपने बात करी थी, बिल्कुल, उसमें ये हमारा एक हिस्सा होना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। और जब ये हम अपनी जीवन शैली में इन चीज़ों को अपनाएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे और इन्हीं चीज़ों से चीज़ें निकल के आती हैं। जी, तो इसलिए भारत सरकार को लगा कि 2 नई चीज़ें जो मैंने आपको बताया, एक तो ये थी कि नदियाँ सिर्फ बहते पानी की धारा नहीं है, गंगा वो पानी की धारा नहीं है जो गौमुख से निकलती है और गंगा सागर तक जाती है। गंगा तो वो सारी इकोलॉजी का मिश्रण है, जो कि उसमें रहने वाले जलीय जीव हैं, उसमें रहने वाले पौधे हैं, बैक्टीरिया से लेकर डॉल्फिन तक, जो कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, और उसके साथ जो हमारी धर्म, आस्था, इतिहास सब जुड़ा हुआ है, वो सब का मिश्रण गंगा है। तो उस गंगा को बचाने के लिए उनको लगा कि आज तक हम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा रिलाय करते थे, परंतु जो इकोलॉजिकल रिजुविनेशन था उसके लिए उनको लगा कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से जीव इस नदी में होने हैं, कौन से थे और कौन से जीव कहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि वो सूचक है इस बात का कि नदी का जो वास्थल है, नदी का जो इकोसिस्टम है, क्या वो ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। तो एक तो ये नयापन था गवर्नमेंट की अप्रोच में, और दूसरा नयापन ये था कि हमें नदियों के संरक्षण में साइंटिस्ट, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को तो इंगेज करना ही है, पर इसके साथ हमको प्रत्येक व्यक्ति जो गंगा से जुड़ा हुआ है, जन भागीदारी की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो जन भागीदारी या जन गंगा जिसे कहते हैं, उसकी बहुत आवश्यकता है। तो इसके चलते हमको एक प्रोजेक्ट दिया गया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन, जिसमें कि पहली बार हमने गौमुख से गंगा सागर तक गंगा के कई सर्वे करे, पहली बार एक साथ, क्योंकि पहले भी लोगों ने गंगा में स्टडीज़ करी थी पर छोटे छोटे सेक्शंस में करी थी, किसी एक स्पीशीज़ पे करी थी, परंतु एक बार लगातार इस तरह के साइंटिफिक सर्वेज, साइंस बेस्ड एक्वेटिक्स सर्वेज नहीं हुए थे। तो एक बहुत बढ़िया डेटाबेस तैयार करा गया कि किस क्षेत्र में कौन सी स्पीशीज़ मौजूद हैं, पहले कौन सी होती थी, उनका वहाँ ना पाया जाना या पाया जाना किस बात को इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पे क्या कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वहाँ पानी की क्वालिटी क्या है, वहाँ पे ऐसे कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, और उसके साथ साथ वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को किस तरह उसमें इंगेज करा जा सकता है।
तो इस कार्य में हम लोगों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस बनाया और उसके साथ एक गंगा एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना करी है, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में ही बेस्ड है और देश का पहला ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नदियों पे साइंटिफिक डेटा को पूरा कोलेट करता है, कलेक्ट करता है और उसको फिर सरकार को प्रोवाइड करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए। उसके अलावा जन भागीदारी हमारे लिए बहुत अहम थी, तो हमने एक काडर लोगों का खड़ा करा, गंगा प्रहरी। और मैं सोचती हूँ कि हम जल संरक्षण या नदियों का संरक्षण तभी कर पाएंगे जब हम सब अपने को बोलेंगे मैं एक गंगा प्रहरी हूँ। मैं अपने आप को एक गंगा प्रहरी के रूप में पहचानती हूँ और यही मेरी पहचान है। और मैं सोचती हूँ कि हमारे देश के, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को गंगा प्रहरी बनना है। गंगा जो शब्द है वो हर नदी, हर पानी, बहते पानी के स्रोत, हर फ्रेश वाटर सोर्स के लिए है। इट इज़ अ सिनोनिम फॉर एवरी फ्रेश वाटर रिसोर्स और हम सबको इसका प्रहरी बनना है। हम हैं इसके प्रहरी, हम अपने अपने तरीके से उसकी रक्षा करते हैं, हम उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन हमको ये मानना है कि हमें उसको क्या चाहिए हमें वो देना है, ना कि हमें क्या अच्छा लग रहा है वो देना है। बिल्कुल। और मैम इसी सोच के साथ में अगर हम कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और जब हर व्यक्ति जागरूक होगा, जागरूकता की भी आपने बात की है इसमें, तो निश्चित रूप से जल भी संरक्षित होगा। और क्योंकि माँ गंगा जो है जीवनदायिनी है, घरेलू जल की जो बर्बादी है, ख़ास तौर से अब हम, क्योंकि कार्यक्रम हमारा जीवन शैली है, जीवन शैली से ही जुड़ी अगर हम बातें इसमें लाते हैं तो कुछ और निकल के आएगा। घरेलू जल की बर्बादी को मैम किस तरीके से हम रोक सकते हैं? हम देखते हैं घरों में जल की बहुत ज़्यादा बर्बादी कहीं कहीं देखने को मिलती है, नल खुले रहते हैं, पानी वेस्ट होता है और उससे जो आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है और ये बहुत ही एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आती है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? किस तरीके से, किन उपायों को इसमें ला करके हम जल की बर्बादी को घरेलू रूप से रोक सकते हैं? देखिए, इसमें जो बेस है, सबसे प्रथम चीज़ है अवेयरनेस। और जैसा मैंने बोला, आपका आइडेंटिफिकेशन। अगर आप गंगा प्रहरी हैं तो एक बूंद गिरते हुए पानी से आपको बहुत ठेस पहुंचेगी। तो वो जो सोच है वो हम बच्चों के साथ कार्य करते हैं। आज के दिन हमारे पास 800 से ज़्यादा स्कूल जुड़े हुए हैं बाल गंगा प्रहरी स्कूल्स के रूप में, जहाँ पर कि इस तरह की सोच हम बच्चों के द्वारा उनके परिवारों तक पहुँचाते हैं। उसके अलावा 4000 से ज़्यादा गंगा प्रहरी आज पूरे गंगा और उसकी सहायक नदियों में कार्य कर रहे हैं, जो कि प्रतिदिन, आज भी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, गंगा प्रहरी अपने कार्य में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये एक तो पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये कि हमारी जो डेली जो जीवन शैली है, हम शुरू करते हैं सुबह, जो हमारा अगर कहीं पे कोई नलका लीक कर रहा है, पहला कार्य है उसको ठीक करवाना है। दूसरा होता है कि हम अपने स्नान, हमारे अपना जो खाना पकाने का कार्य है, जो दैनिक कार्यक्रम है, उसमें हम मिनिमम वाटर वेस्ट कैसे करें। शावर से आप नहा रहे हैं तो आप सोचिए, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं कि आप कितने पानी से नहा रहे हैं। एक नॉर्मल उसमें आप एक आधी बाल्टी, एक बाल्टी से ज़्यादा पानी के नहाने की आवश्यकता नहीं है, पर शावर खोल के आप 10-10, 15-15 मिनट अगर वहाँ पे नहाएंगे तो डेफिनेटली आज के दिन, जब पूरा विश्व, और एक स्थिति आई थी, आपको याद है, साउथ अफ्रीका में काउंटडाउन शुरू हो गया था कि हमारे पास इतने दिन का पानी, क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे? बिल्कुल। तो वो इंतजार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और ये भी नहीं मानना है कि मेरा काम नहीं है, भाई ये तो सबकी प्रॉब्लम है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के अंदर आना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे मेजर्स, एक बार मैंने किसी मीटिंग में ही सुना था कि अगर आप अपने फ्लश में 1 लीटर पानी की बोतल डाल दें, जो हमारे प्लास्टिक की बोतल होती है, तो हर बार फ्लश करने में आप 1 लीटर पानी बचाएंगे। सिंपल सा एक मैकेनिज्म होता है, एक छोटा बटन, एक बड़ा बटन, कि आप कौन सा बटन फ्लश में उपयोग करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत छोटी सी चीज़ है। आप खाना बनाने के लिए, खाने को धोने के लिए जिस पानी को यूज़ कर रहे हैं, उसका आप सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है जल संरक्षण महिलाओं का जो जीवन शैली है उससे। महिलाएं ही पानी को बचा सकती हैं, और पानी की जो कमी का कुप्रभाव है वो महिलाओं से ज़्यादा ना कोई जानता है, ना कोई समझता है। चाहे वो हमारे पहाड़ की महिलाएं हों, चाहे वो, मैंने पूरे देश में जाकर देखा है कि एक महिलाओं का जीवन क्रिया का बहुत बड़ा कार्य यही होता है कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए पानी जुटाना। और घरेलू उपयोग में, क्योंकि हालांकि फैमिली का हर मेंबर इसमें शामिल है, लेकिन जो महिलाएं हैं, अगर वो इस चीज़ को देखती हैं और उस पर ध्यान
आकर्षित होता है उनका, और ज़्यादातर पानी को अगर बचाती हैं घरेलू उपयोग की सामानों में, चीज़ों में, या जो भी कार्य वो करती हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज भी जाता है और घर के हर सदस्य को लगता भी है कि अब हमें बचत करनी चाहिए, और तभी तो संरक्षण हो पाएगा और भावी पीढ़ी तभी पानी देख पाएंगी। मैम, जल स्रोत क्या हैं, कौन कौन से हैं? वाटर सोर्सेज के बारे में भी थोड़ा सा हम इस पर भी बात करना देखिए, वाटर सोर्सेज तो हमारी नदियाँ, तालाब जी। और ये अपने पॉन्ड्स, मार्शेज, ये सारे ही वाटर सोर्सेज हैं। लेकिन आज की स्थिति में हमारे जो इम्पोर्टेंट वाटर, अब देखिए सिंचाई की अगर आप बात करें, सिंचाई हमारा जितना भी ग्राउंड वाटर है उसका करीब करीब 80% तो सिंचाई में ही चला जाता है, जिसमें से तकरीबन 11% जो है डोमेस्टिक यूज़ में चला जाता है, हमारे पीने के पानी में, हमारे जो बाकी जो डोमेस्टिक यूज़ का पानी होता है, और लगभग 3 से 4% जो है हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ में चला जाता है। तो जल संरक्षण के जो स्रोत हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। बिल्कुल। और उन लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हर प्रकार का, क्वांटिटी का भी, जिसको मैं कहूँगी कि उनकी गुणवत्ता का भी, और उसमें उसकी जो क्वांटिटी है उसका भी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि अगर हम किसी भी जल स्रोत की, अगर आज आपने जब मेरे प्रोजेक्ट की बात करी, तो हमें उसके बाद गंगा की संपूर्ण जो जितनी नदियां हैं, सहायक नदियां, उस पे काम करने को कहा गया, और उसके बाद जो जल शक्ति मंत्रालय है, उनका नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट है, उसके अंतर्गत उन्होंने हमें देश की 7 नदियों पे भी कार्य करने का कार्यभार दिया। तो जिसके अंतर्गत हमने उनकी जो है नदियों की इकोलॉजिकल स्टेटस की रिपोर्ट्स तो दी ही सरकार को, उसके अलावा ये भी बताया कि कहाँ कहाँ पे नदियों में आज के दिन भी पानी की गुणवत्ता जो है वो उसको सुधार की आवश्यकता है। तो कई तरह के जो प्रेशर्स हैं वो नदियों पे आ रहे हैं, कई प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो नदियों में आ रहे हैं, कितने भी एसटीपी हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन उस जो प्रेशर है वो उससे कहीं ज़्यादा आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने लेवल पर इन प्रेशर्स को हल्का करना ही पड़ेगा। चाहे वो इकोलॉजिकल तरीके होते हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं पानी की सफाई करने के, छोटे छोटे हम अपने प्रयोग करके घरों में, गाँव में, मैंने कई जगह देखा है कि ग्राम प्रधानों में छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिससे कि पानी क्लीन होकर नदी में जा रहा है। तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, और जो सरकार के कार्यक्रम है उसमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, खासतौर पे गाँव के क्षेत्रों में जो नदी के किनारे हैं, कि इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वो क्रिएट करें, जिससे कि पानी जो है बिना किसी बहुत ज़्यादा तकनीक के, सिंपल टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल टेक्निक्स के द्वारा ही क्लीन होता हुआ नदियों में मिले। जी मैम, जिस तरीके से हम बात करें अन्य राज्यों की दृष्टि में, हमारा जो पर्वतीय हिमालय राज्य है उत्तराखंड, तो यहाँ पर जल संरक्षण की क्या दशा है, इस पर भी हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे अदर स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बहुत सारे अन्य राज्य हैं, उन पर, क्योंकि आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते हैं, सरकार के प्रोजेक्ट्स को आगे लाते हैं, जन भागीदारी भी आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई होती है, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं कि कहाँ पर परेशानी और किस तरह से इस परेशानी का निदान किया जाना चाहिए। तो हम बात करें उत्तराखंड की जो दशा है जल संरक्षण में। जी देखिए, उत्तराखंड तो जननी है जी नदियों की और फ्रेश वाटर की। अगर देखा जाए, हिमालय से जो हमारी नदियों की उत्पत्ति हो रही है वो उत्तराखंड से ही हो रही है, और हमारे जो कारण ये है कि हमारे पास पहाड़ में बहुत जल स्रोत होते थे। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कितने स्प्रिंग्स, कितने झरने, कितने गाढ़ गदेरे नदी नाले हमारे होते थे, जिससे कि हमारी फ्रेश वाटर की जो सप्लाई थी वो बनी रहती थी। परंतु जब हमने उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा, डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो उस तरह के हमारे जो नेचुरल वाटर के सोर्सेज थे वो सूखते चले गए। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे पहाड़ों से पलायन का एक बहुत मुख्य कारण पानी की कमी थी। तो ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो जननी है इन जन स्रोतों की, जो हमारा प्रदेश वो है, उस प्रदेश में भी पानी की कमी के कारण लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इसका कारण यही था कि हम लोगों को लगता था कि ये अनलिमिटेड सोर्सेज हैं पानी के, इनको बचाना, इनको सदुपयोग करना, वो हमारे, क्योंकि इतना कुछ था तो वो हमारे प्रायोरिटी में नहीं था। आज के दिन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा जो कार्यक्रम हमारी सरकार की ओर से चल रहे हैं, जो मैंने आपको जितने कार्यक्रमों का बताया नाम, हमारे उत्तराखंड में सारे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और दूर दराज के इलाकों में, चाहे वो विलेज लेवल है, चाहे हाउस होल्ड लेवल है, प्रयत्न चल रहे हैं कि किस तरह से हम अपने जल के स्रोतों को रिस्टोर करें। और इसमें हमारे गंगा प्रहरी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि वो हमारे, मैं बोलती हूँ अक्सर
अफसर की वो हमारे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के 4000 हाथ हैं जी, जो कि वॉलंटरी हैं, स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। और उसमें उनको लेकिन सरकार की तरफ से उनको बहुत शाबाशी, रिकॉग्निशन मिलता है, उनको बहुत सारी मौके मिलते हैं ट्रेनिंग के, कैपेसिटी बिल्डिंग के, और उसके द्वारा वो अपना काम और अच्छी तरह भी करते हैं और अपने को एम्प्लॉयबल भी बना लेते हैं। तो एक तो बात ये रही। उसके अलावा हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ तो हमारे त्यौहार, हमारा जो कल्चर था वो भी तो इन्हीं संरक्षण से ही जुड़ा हुआ था, चाहे वो जंगलों का संरक्षण हो। बिल्कुल। आप ये देखिए कि हम लोग जब छोटे थे और अपने गांव में जाते थे तो हमारे दादी दादा हमें बताते थे कि देखो पौधे नहीं तोड़ना, कोई भी किसी भी उसका कोई टहनी नहीं तोड़नी है पेड़ की, छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं वहाँ पे आपको पैर नहीं रखना है। जंगल था वो, किसी हमारा जंगल नहीं था, वो तो जंगल था पूरे गांव के लिए। लेकिन ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप लोगों के अंदर था वो बहुत ज़रूरी था। जब कोई भी वधू अपने ससुराल में आती थी, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, तो वो सबसे जब अपने घर में आती थी ससुराल में, तो एक बहुत अहम जो एक हमारी वो होती थी, क्या बोलना चाहिए, एक पूजा थी, वो होती थी जल पूजा। धारा पूजने जाती थी बहू, घर की जो बुआरी होती थी आते ही धारा पूजती थी कि जिस जल के स्रोत आ रहा है उसको पूजा करती थी कि ये बना रहे और इससे मेरे घर की सुख संपत्ति बनी रहे। तो वो कल्चर अगर हम रिवाइव करें, और कर भी रहे हैं आज, तो उन चीज़ों को हमें समझना है और संरक्षण से जोड़ना है। बिल्कुल, इसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि आज भी वो चीजें जीवित हैं, हम देखते हैं। हाँ। और हमारे इलाकों में देखते हैं तो धारे का जो पूजन है, हाँ, धारा पूजन जरूर करते हैं, और वहीं से नेचुरल जो वाटर सप्लाई है वो सामने आ रही है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ कि जिसको बताए बिना मुझे लग रहा है कि मेरी बात अधूरी रहेगी, कि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे एग्रीकल्चर के, जो वो पूरे वाटर संरक्षण पे बेस्ड थे। देखिए जो भी हम मिलेट, जो आज की दुनिया में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं लोग, हमारा कोदा, झंगोरा, चीणा इत्यादि, जो बार्नयार्ड मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, रागी, ये सारी चीज़ें हमारे उत्तराखंड की उपज थी। जी बिल्कुल। ये राशन का गेहूं चावल जब आया तो लोगों के स्टेटस में एक चेंज आ गया कि साहब हम तो राशन से लाके खाते हैं और हमारा तो मनी ऑर्डर आता है, तो हम ये मोटा अनाज नहीं खाएंगे, ये मोटा अनाज तो जानवरों को देंगे और गरीब लोग खाएंगे। लेकिन ये हम लोग भूल गए थे कि यही मोटा अनाज हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा था और हमारी इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी था। आज अगर आप 1 केजी मिलेट उगाते हैं तो शायद वो 10 लीटर पानी में उगेगा, और अगर आप 1 केजी गेहूं या चावल उगाएंगे तो 10,000 लीटर पानी, 1000 और 10,000, मतलब 10 गुना ज़्यादा पानी चाहिए। तो आप बताइए इससे बड़ा वाटर कंजर्वेशन क्या हो सकता है। सिर्फ ये है कि उस फसल को रिवाइव करना, उस फसल के लिए लोगों को प्रॉपर मार्केटिंग, और आज सरकार देखिए कितने रूप में उसको प्रमोट कर रही है। तो ये स्टेप्स जो है मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स की इंगेजमेंट और महिलाओं का इंगेजमेंट बहुत आवश्यक है। बिल्कुल मैम, आपने जल की बात की है, जल, जंगल, जमीन, इन्हीं से जीवन का निर्माण होता है। इसमें आप जो सुझाव देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को? जी, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि अगर हम शहर में रहने वाले दर्शक हैं तो कुछ चीज़ें तो जैसे मैंने हमको बताई कि हम लोग को अवेयर रहना है, हमें वाटर का जो वेस्ट है उसको बहुत मिनिमाइज करना है कॉन्शियसली, और ये बोलना है कि मैं जल प्रहरी हूँ, मैं गंगा प्रहरी हूँ। बिल्कुल। प्रत्येक, मेरी सबसे आप लोगों से भी निवेदन है कि ये तो हमारे जीवन का आधार है, पानी जीवन का आधार है, तो इसके लिए अपने को बोलना कि मैं गंगा प्रहरी हूँ, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। और आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि गंगा प्रहरी काडर हमारे पास है। हमारे पास एक प्रवासी गंगा प्रहरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि विदेशों के लोग भी किसी भी देश में कहीं पर भी हमारे देश में आके जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज है उनका संरक्षण में अपना किसी भी रूप में योगदान दे सकते हैं, किसी भी तरह से। और सबसे बड़ा योगदान तो यही बोलना है कि मैं गंगा प्रहरी हूँ। बिल्कुल। आदि उसके बाद रास्ते आपके आगे खुलते चले जाएंगे। आप अपने डे टू डे लाइफ में ये चेंजेस लाइए। सबसे बड़ी बात है जो मैंने आज बात करी कि फसल का चेंज, जो नेचुरल फार्मिंग हमारी सरकार जिसको इतना प्रमोट कर रही है, मिलेट मिशन है हमारे उत्तराखंड सरकार का और सारी राज्य सरकारों का, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर करा, उसको भी हम अपनी जीवन शैली में लाएं। ये तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज है। गंगा प्रहरी कोई तमगा नहीं है, वो एक जीवन शैली है। और निश्चित रूप से इस तरह की मानसिकता को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम जल का भी संरक्षण करेंगे, प्रत्येक चीज का संरक्षण और अपनी हेल्थ को भी बनाएंगे। बिल्कुल। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम जिसमें आज हमने जल संरक्षण विषय पर बातचीत की। अगले अंक में आपके साथ किसी अन्य खास विषय के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।